करीब 15 साल पहले दो छोटे भाई सैम और नेथन रात के अंधेरे में चुपके से एक पुराने म्यूजियम के अंदर घुसते हैं। उनका निशाना कोई सोना, हीरा या महंगी चीज़ नहीं होती, बल्कि एक ऐसा पुराना नक्शा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया के सबसे बड़े खोए हुए खजाने तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। सैम पहले ही अपने छोटे भाई को बता चुका होता है कि कई 100 साल पहले मशहूर समुद्री खोजी फर्डिनेंड मैगलन अपने बेड़े के साथ समुद्र में निकला था। उसके साथ अपार दौलत भी थी, लेकिन वो दौलत कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। कहा जाता है कि रास्ते में उस पूरे खजाने को कहीं छिपा दिया गया और उसके बाद से आज तक कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। यही वजह थी कि पूरी दुनिया के ट्रेजर हंटर्स उस नक्शे के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही दोनों भाई नक्शा चुराने की कोशिश करते हैं, तभी सिक्योरिटी और पुलिस वहां पहुंच जाती है। दोनों पकड़े जाते हैं और उन्हें वापस अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है। दरअसल सैम और नेथन बचपन से ही अनाथ थे। उनका इस दुनिया में कोई अपना नहीं था, लेकिन एक चीज़ थी जो उन्हें बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। उनका परिवार कभी मशहूर खोजियों और समुद्री यात्रियों से जुड़ा हुआ था। शायद इसी वजह से बचपन से ही दोनों भाइयों के अंदर एडवेंचर और खजानों को खोजने का जुनून था। अनाथ आश्रम की सिस्टर पुलिस वालों से कहती है कि सैम पहले भी कई बार चोरी कर चुका है, अब उसे यहाँ रखना मुश्किल है। ये सुनते ही सैम समझ जाता है कि अब यहाँ रुकना उसके लिए नामुमकिन है। रात के समय वो अपना बैग पैक करता है। नेथन रोते हुए उससे कहता है, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सैम अपने छोटे भाई को गले लगाता है, फिर अपने गले में पहनी हुई पुरानी रिंग उसे दे देता है, साथ ही एक पुराना लाइटर और एक बिल्कुल खाली कागज भी। जाते जाते वो सिर्फ इतना कहता है, हम दोबारा जरूर मिलेंगे और कभी मत भूलना कि हम कौन हैं। इतना कहकर सैम हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। पहले तो नेथन को लगता है कि कागज सच में खाली है, लेकिन जैसे ही वो लाइटर की रोशनी उसके पीछे करता है, छिपे हुए शब्द दिखाई देने लगते हैं। उसमें लिखा होता है, नेवर फॉरगेट हु यू आर, यूर अ ड्रेक, यानी कभी मत भूलना कि तुम ड्रेक परिवार से हो। यही एक लाइन नेथन की पूरी जिंदगी बदल देती है। समय बीतता है, 1, 2 नहीं, पूरे 15 साल गुजर जाते हैं। अब छोटा सा नेथन बड़ा हो चुका है। दिन में वो न्यूयॉर्क के एक बार में बारटेंडर का काम करता है, लेकिन रात होते ही उसकी असली कला सामने आती है। वो लोगों को बिना एहसास कराए उनकी महंगी घड़ियां, ब्रेसलेट और ज्वेलरी चुरा लेता है। यानी सैम की तरह उसके हाथ भी चोरी में बेहद तेज हो चुके थे। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज आज भी नहीं बदली थी। वो हर दिन अपने भाई का इंतजार करता था। सैम पिछले कई सालों से उसे अलग अलग पोस्ट कार्ड भेजता रहा था, लेकिन उनमें कभी अपना पता नहीं लिखता। इसलिए नेथन आज तक नहीं जान पाया कि उसका भाई आखिर है कहाँ। एक दिन बार में काम करते समय एक अजनबी आदमी उसके सामने आकर बैठ जाता है। उसका नाम होता है विक्टर सुलिवन, यानी सुली। वो सीधे नेथन से कहता है, मैं तुम्हारे भाई सैम को जानता हूँ। इतना सुनते ही नेथन चौंक जाता है, लेकिन वो उस आदमी पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि शायद ये भी बाकी लोगों की तरह कोई झूठ बोल रहा है, इसलिए वो सुली को वहां से जाने के लिए कह देता है। सुली मुस्कुराता है और जाते जाते अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर टेबल पर रख देता है, अगर कभी अपने भाई के बारे में सच जानना हो तो इस पते पर आ जाना। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। नेथन पहले तो उस कार्ड को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन रात भर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहता है, अगर सच में इस आदमी को सैम के बारे में कुछ पता हुआ तो। अगले दिन आखिरकार वो दिए गए पते पर पहुंच ही जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसकी नज़र दीवार पर टंगे उसी पुराने नक्शे पर पड़ती है जिसे वो बचपन में अपने भाई के साथ चुराने गया था। अब उसे समझ आ जाता है कि यह आदमी कोई आम इंसान नहीं है। तभी पीछे से सुली आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, स्वागत है किड। वो नेथन को बताता है कि ये सिर्फ कोई पुराना नक्शा नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े खोए हुए खजाने का सुराग है। फिर वो एक पुरानी तस्वीर दिखाता है। उस तस्वीर में एक विशाल लकड़ी का जहाज दिखाई देता है। सुली कहता है, आज सिर्फ इस जहाज की कीमत ही करोड़ों डॉलर है, और सोचो अगर इसके अंदर सदियों पुराना खजाना भी मौजूद हो तो। इसके बाद वो नेथन को एक पुरानी डायरी दिखाता है जिसमें कई गुप्त निशान, पहेलियां और ऐतिहासिक जानकारियां लिखी होती हैं। सुली बताता है कि कई साल पहले वो और सैम इसी खजाने की तलाश में साथ काम कर रहे थे, लेकिन फिर एक दिन सैम अचानक गायब हो गया। उसके बाद से उसका भी कोई पता नहीं चला। यही बात सुनकर नेथन का दिल जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि इतने सालों बाद पहली बार उसे अपने भाई तक पहुंचने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। सुली अब सीधे मुद्दे पर आता है। वो कहता है, अगर तुम मेरे साथ इस ट्रेजर हंट पर चलो तो हो सकता है हमें खजाना भी मिल जाए और तुम्हारा भाई भी। नेथन कुछ देर तक बिना कुछ बोले उसे देखता रहता है। एक तरफ करोड़ों की दौलत, दूसरी तरफ अपने भाई से मिलने की उम्मीद। आखिरकार वो फैसला कर लेता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर सिर्फ खजाने तक नहीं
बल्कि ऐसी साजिशों, धोखों और मौत के खेल तक ले जाने वाला है जहां किसी पर भी भरोसा करना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती थी। अगली ही सुबह नेथन सुली के ठिकाने पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही सुली उसे एक बेहद अजीब दिखने वाला सोने का क्रॉस दिखाता है। पहली नजर में वो किसी चर्च की पुरानी निशानी लगता है, लेकिन सुली मुस्कुराते हुए कहता है ये कोई धार्मिक निशान नहीं, बल्कि उस खजाने तक पहुंचने की पहली चाबी है। फिर वो बताता है कि ऐसी दो बिल्कुल एक जैसी चाबियां मौजूद हैं, एक उनके पास है और दूसरी आज एक हाई प्रोफाइल ऑक्शन में नीलाम होने वाली है। अगर दोनों चाबियां उनके हाथ नहीं आईं तो खजाने तक पहुंचना नामुमकिन होगा। सुली पहले ही पूरी योजना बना चुका था। उसका काम होगा असली चाबी चुराना और नेथन का काम होगा पूरे हॉल का ध्यान अपनी तरफ खींचना। कुछ ही देर बाद दोनों उस आलीशान ऑक्शन हाउस में पहुंच जाते हैं जहां दुनिया के सबसे अमीर लोग करोड़ों की बोली लगाने आए हुए थे। उसी भीड़ के बीच बैठा होता है एक बेहद अमीर और खतरनाक आदमी, सैंटियागो मोंकाडा। उसका परिवार कई पीढ़ियों से उसी खजाने पर अपना हक जताता आया था। उसे पूरा यकीन था कि वो दौलत उसी के खानदान की है और अब वो किसी भी कीमत पर उसे वापस हासिल करना चाहता था। उधर नीलामी शुरू हो जाती है। लाखों, करोड़ों और फिर करोड़ों से भी बड़ी बोली लगने लगती है, लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था। नेथन धीरे धीरे सिक्योरिटी रूम तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो बिजली काटने की कोशिश करता है, अचानक सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेते हैं। अब पूरे ऑक्शन हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। सैकड़ों लोग उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन नेथन भी कोई मामूली चोर नहीं था। वो एक मंजिल से दूसरी मंजिल, एक पाइप से दूसरी पाइप और एक झूमर से दूसरे झूमर तक छलांग लगाता हुआ भागने लगता है। सभी गार्ड उसी का पीछा करने लगते हैं। ठीक इसी मौके का फायदा उठाकर सुली चुपचाप सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहन लेता है और किसी को भनक लगे बिना वो दूसरी चाबी अपने कब्जे में कर लेता है। जब तक लोगों को सच पता चलता, दोनों वहां से गायब हो चुके होते हैं। कुछ समय बाद दोनों स्पेन के खूबसूरत शहर बार्सिलोना पहुंचते हैं। यहीं से असली ट्रेजर हंट शुरू होने वाला था। सुली ने यहाँ पहले से ही अपनी एक पुरानी साथी को बुलाया हुआ था। उसका नाम था क्लोई फ्रेजर। जैसे ही नेथन उससे मिलता है, उसे महसूस हो जाता है कि ये लड़की जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही चालाक भी है। क्लोई भी नेथन को ऊपर से नीचे तक देखती है और मुस्कुराकर पूछती है, यही है तुम्हारा नया पार्टनर? सुली हंसते हुए कहता है, दिखने में बच्चा है लेकिन हाथ बहुत साफ हैं। कुछ देर बाद नेथन की नज़र अचानक क्लोई के बैग पर जाती है। वो देखकर चौंक जाता है क्योंकि दूसरी चाबी जो सुली के पास होने की बात कही गई थी, असल में क्लोई के पास थी। नेथन तुरंत सुली से सवाल करता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? सुली जवाब देने ही वाला होता है कि तभी क्लोई दोनों को बेवकूफ़ बनाकर चाबी लेकर वहां से भाग जाती है। मैं अकेले ही खजाना ढूंढ सकती हूँ, इतना कहकर वो अपनी कार की तरफ दौड़ पड़ती है। नेथन भी उसके पीछे भागता है। बार्सिलोना की गलियों में दोनों के बीच ज़बरदस्त पीछा शुरू हो जाता है। कभी सीढ़ियाँ, कभी छतें, तो कभी संकरी गलियाँ, लेकिन आखिरकार नेथन उसकी कार के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसी वक्त सुली भी वहाँ पहुँच जाता है। वो शांत आवाज़ में क्लोई से कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले खजाना ढूंढ लोगी तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। फिर वो नेथन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इस पूरी पहेली को सिर्फ यही लड़का समझ सकता है। क्लोई कुछ देर तक सोचती रहती है। उसे भी समझ आ जाता है कि बिना नेथन के आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। आखिरकार वो दोनों के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही थीं कि मौका मिलते ही वो किसी को भी धोखा दे सकती है। अब तीनों उस पुराने चर्च की तरफ निकल पड़ते हैं जहां सदियों पहले खजाने का पहला सुराग छिपाया गया था। ये वही चर्च था जिसका जिक्र पुरानी डायरी में बार बार किया गया था। चर्च के अंदर पहुंचकर नेथन अचानक अपने भाई सैम के भेजे हुए पुराने पोस्ट कार्ड निकालता है। अब तक जिन्हें वो सिर्फ यादगार समझता था, आज पहली बार उसे एहसास होता है कि उन पोस्ट कार्ड्स में सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि छिपे हुए संकेत थे। हर तस्वीर, हर लाइन और हर निशान उसे इसी चर्च की तरफ इशारा कर रहे थे। यानी सैम भी कभी यहाँ तक पहुँच चुका था। बस यही सोचकर नेथन के शरीर में एक अलग ही जोश भर जाता है। तीनों धीरे धीरे चर्च के नीचे बने पुराने तहखाने में उतरते हैं। चारों तरफ सदियों पुरानी पत्थर की दीवारें, अंधेरा और ऐसी खामोशी मानो वहां सदियों से कोई आया ही न हो। अचानक नेथन की नज़र एक विशाल मूर्ति पर पड़ती है। उसके नीचे बिल्कुल वैसा ही निशान बना होता है जैसा उन दोनों सोने की चाबियों पर था। यानी पहेली का अगला दरवाज़ा आखिरकार उनके सामने था। लेकिन उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इस दरवाजे के खुलते ही उनका सामना सिर्फ पुराने जालों से नहीं बल्कि मौत से भी होने वाला था। नेथन जैसे ही दोनों क्रॉस की उस पत्थर की मूर्ति में लगाता है, वो उन्हें धीरे धीरे घुमाने लगता है। शुरुआत में उसे लगता है कि उसने सही दिशा चुनी है, लेकिन अगले ही पल पूरी जगह जोर से कांपने लगती है। अचानक मूर्ति की आंखों और दीवारों के अंदर बने छोटे छोटे छेदों से सैकड़ों नुकीले तीर बाहर निकलने लगते हैं।
तीनों घबराकर अलग अलग दिशा में कूद पड़ते हैं। बस कुछ इंच का फासला और वे सभी उन जहरीले तीरों का शिकार बन जाते। सुली तुरंत अपनी डायरी खोलता है और उसमें बने पुराने निशानों को दोबारा ध्यान से पढ़ता है। तभी नेथन को एहसास होता है कि उन्होंने चाबियां गलत दिशा में घुमाई थीं। इस बार वो और क्लोई दोनों चाबियों को उल्टी दिशा में घुमाते हैं। जैसे ही दोनों चाबियां एक साथ घूमती हैं, पत्थर की भारी मूर्ति धीरे धीरे पीछे खिसकने लगती है। उसके पीछे सदियों से बंद पड़ा एक गुप्त रास्ता दिखाई देता है, यानी पहेली का पहला दरवाजा आखिरकार खुल चुका था। तीनों बिना समय गवाए उस सुरंग के अंदर उतर जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता 2 हिस्सों में बंट जाता है। सुली कहता है, अगर हम सब एक ही रास्ते पर गए और कोई जाल मिला तो हम तीनों एक साथ फंस जाएंगे। नेथन भी उसकी बात मान जाता है। फिर वो अपने मोबाइल का GPS सुली के मोबाइल से कनेक्ट कर देता है, ताकि अगर कोई रास्ता भटक जाए तो बाकी लोग उसकी लोकेशन देख सकें। इसके बाद सुली अकेले एक रास्ते पर निकल जाता है, जबकि नेथन और क्लोई दूसरे रास्ते से आगे बढ़ते हैं। सुरंग के अंदर हवा तक नहीं चल रही थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और पत्थरों से टपकते पानी की आवाज़। चलते चलते दोनों एक पुराने तहखाने से होते हुए ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां कभी एक गुप्त बार हुआ करता था। ऊपर पूरी दुनिया अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन जमीन के नीचे सदियों पुरानी एक अलग ही दुनिया छिपी हुई थी। दोनों अभी आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक कुछ हथियारबंद लोग उन पर हमला कर देते हैं। दरअसल ब्रैड पहले ही उनके पीछे अपने आदमियों को भेज चुकी थी। नेथन बिना समय गवाए उनसे भिड़ जाता है। उसकी हर चाल बता रही थी कि चोरी के साथ साथ लड़ना भी उसे अच्छी तरह आता है। उधर क्लोई लगातार दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद जैसे ही वो पत्थर का भारी दरवाज़ा खोलती है, दोनों तुरंत उसके अंदर घुस जाते हैं। लेकिन अंदर पहुंचते ही एक नई मुसीबत उनका इंतज़ार कर रही थी। सामने एक और विशाल दरवाज़ा था, जिसमें दोनों चाबियां लगाने की जगह बनी हुई थी। जैसे ही क्लोई चाबी घुमाती है, पूरा कमरा पानी से भरना शुरू हो जाता है। असल में ये भी एक सुरक्षा जाल था। अगर दूसरी तरफ वाला लॉक पहले नहीं खुलता तो ये कमरा कुछ ही मिनटों में पूरी तरह पानी से भर जाता। अब नेथन और क्लोई अंदर फंस चुके थे। पानी लगातार ऊपर चढ़ रहा था। कुछ ही सेकंड में पानी उनके सीने तक पहुंच गया, फिर गर्दन तक, और धीरे धीरे दोनों की सांसें रुकने लगी। उधर दूसरी सुरंग में सुली भी सही लॉक ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी ब्रैड फिर उसके सामने आ खड़ी होती है। इस बार दोनों के बीच पहले से भी ज्यादा खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। ब्रैड बार बार उस पर चाकू से हमला करती है, जबकि सुली किसी तरह खुद को बचाते हुए सही लॉक तक पहुंचने की कोशिश करता रहता है। उधर नेथन की हालत लगातार बिगड़ रही थी। पानी अब पूरी तरह उनके सिर के ऊपर पहुंच चुका था। दोनों लगभग बेहोश होने वाले थे। आखिरी मौके पर सुली पूरी ताकत लगाकर ब्रैड को जोरदार धक्का देता है। ब्रैड दूर जाकर गिर पड़ती है। सुली तुरंत दूसरी चाबी लॉक में लगाकर घुमा देता है। अगले ही पल नेथन और क्लोई के सामने वाला दरवाजा खुल जाता है। तेज बहाव के साथ सारा पानी बाहर निकल जाता है। दोनों किसी तरह बाहर निकलकर जमीन पर गिर पड़ते हैं और गहरी सांस लेते हैं। अगर सुली कुछ सेकंड भी देर कर देता तो शायद दोनों की वहीं मौत हो जाती। थोड़ी देर आराम करने के बाद तीनों आगे बढ़ते हैं। अब उनके सामने आखिरी दरवाजा था, लेकिन इस बार कोई ताला दिखाई नहीं दे रहा था। नेथन पूरे दरवाजे को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसकी नज़र उस पर बने एक अजीब से निशान पर पड़ती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये निशान बिल्कुल वैसा ही है जैसा दोनों क्रॉस की को जोड़ने पर बनता है। वो सुली से दूसरी चाबी मांगता है। सुली कुछ पल के लिए रुक जाता है। उसे डर था कि कहीं नेथन और क्लोई उसे यहीं छोड़कर खजाना लेकर न भाग जाएं, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। आखिरकार वो अपनी चाबी नेथन को दे देता है। नेथन दोनों चाबियों को जोड़ता है और उन्हें उसी निशान पर फिट कर देता है। जैसे ही दोनों चाबियां एक साथ घूमती हैं, सदियों पुराना आखिरी दरवाज़ा भी खुल जाता है। दोनों तेज़ी से अंदर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। कमरे के बीचों बीच 3 विशाल घड़े रखे हुए थे। उन्हें पूरा यकीन था कि इन्हीं में सोना और हीरे होंगे। क्लोई सबसे पहले एक घड़े के अंदर झांकती है, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अंदर सिर्फ नमक भरा हुआ था। दूसरा घड़ा, उसमें भी नमक। तीसरा घड़ा, उसमें भी वही। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि सदियों की पूरी खोज बेकार चली गई, लेकिन तभी पुराने घड़ों में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। एक एक करके तीनों घड़े टूट जाते हैं और उनके अंदर से निकलता है एक पुराना नक्शा। यही असली नक्शा था जो सीधे खजाने की सही लोकेशन तक पहुंचाता था। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, क्लोई अचानक अपनी बंदूक निकालकर नेथन पर तान देती है। नेथन हैरान होकर उसे देखता है। तो शुरू से यही प्लान था? क्लोई हल्की मुस्कान के साथ कहती है, इस खेल में भरोसा सबसे बड़ी गलती होती है। इतना कहकर वो बंदूक के पिछले हिस्से से नेथन के सिर पर जोरदार वार करती है। नेथन वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। क्लोई असली नक्शा, दोनों चाबियां और पूरी मेहनत का फल लेकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद
जब नेथन की आंख खुलती है तो उसके सामने सिर्फ सुली खड़ा होता है। नेथन गुस्से में उससे पूछता है, अब सच बताओ, मेरे भाई के साथ आखिर हुआ क्या था? सुली कुछ देर तक चुप रहता है, फिर भारी आवाज में कहता है, मैं और सैम कई साल पहले इसी खजाने की तलाश में साथ निकले थे। हमें एक पुरानी डायरी चुरानी थी, हमने चुरा भी ली, लेकिन वापस लौटते समय हम पर हमला हुआ और उस हमले में सैम को गोली लग गई। ये सुनते ही नेथन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो गुस्से से सुली का कॉलर पकड़ लेता है। तुम उसे वहीं छोड़कर भाग आए थे, है ना? सुली सिर झुकाकर खड़ा रहता है। उसे अपने किए पर आज भी पछतावा था, लेकिन वो धीरे से कहता है, मरने से पहले सैम सिर्फ एक बात कहकर गया था, अगर मैं वापस ना लौट सकूं तो नेथन को मेरा सपना पूरा करने देना। ये बात सुनकर नेथन कुछ देर बिल्कुल शांत हो जाता है। उसकी आंखों में दर्द भी था और अपने भाई का सपना पूरा करने का जुनून भी। वो धीरे से कहता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस खजाने को ढूंढ कर रहूंगा, अपने लिए नहीं, अपने भाई के लिए। उधर क्लोई असली नक्शा लेकर सीधे सैंटियागो मोंकाडा के पास पहुंच जाती है। अब खेल पूरी तरह बदल चुका था। सदियों से जिस खजाने की तलाश में न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके थे, अब उसकी असली लोकेशन आखिरकार उनके हाथ लग चुकी थी। मोंकाडा अपनी पूरी टीम के साथ एक विशाल कार्गो प्लेन में फिलीपींस के लिए रवाना होता है। रास्ते भर उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। उसे पूरा यकीन था कि कुछ ही घंटों बाद उसके परिवार की खोई हुई विरासत फिर से उसी की होगी। वो अपने लोगों से कहता है, मेरे पूर्वजों से ये सब छीन लिया गया था, लेकिन आज इतिहास खुद को दोहराएगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही उसकी मौत बनने वाली थी। अचानक ब्रैडॉक अपनी चाकू निकालती है। मोंकाडा कुछ समझ पाता उससे पहले ही से उसका गला काट देती है। पूरा प्लेन एक पल के लिए सन्न रह जाता है। मोंकाडा जमीन पर गिर पड़ता है। ब्रैडॉक उसकी लाश की तरफ देखकर ठंडे लहजे में कहती है, इतने साल मैं तुम्हारे लिए नहीं, इस खजाने के लिए काम कर रही थी। अब पूरी कमान उसके हाथ में आ चुकी थी। उधर क्लोई ये सब अपनी आंखों से देख लेती है। उसे समझ आ जाता है कि अब अगर वो सामने आई तो अगली लाश उसी की होगी। वो चुपचाप प्लेन के अंदर खड़ी छिप जाती है। इसी दौरान नेथन और सुली भी किसी तरह कार्गो प्लेन तक पहुंच चुके होते हैं। दोनों चोरी छिपे अंदर घुसते हैं और सही मौका मिलते ही नक्शा वापस हासिल कर लेते हैं। लेकिन किस्मत एक बार फिर उनका साथ नहीं देती। ब्रैडॉक के आदमियों की नजर उन पर पड़ जाती है। वो रहे, पकड़ो उन्हें। अगले ही पल पूरा प्लेन गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। सुली चिल्लाता है, नेथन, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, कूदना होगा। लेकिन नेथन वहीं रुक जाता है। उसकी नजर ब्रैडॉक पर टिक जाती है। उसे याद आता है, यही वो औरत है जिसने उसके भाई सैम पर हमला किया था। अब उसके लिए ये सिर्फ खजाने की लड़ाई नहीं रही थी, ये बदले की लड़ाई बन चुकी थी। इसी बीच नेथन की नजर प्लेन में बंधे भारी भरकम कार्गो कंटेनरों पर पड़ती है। वो तुरंत उनके लॉक खोल देता है और अगले ही पल एक एक करके सारे कंटेनर खुले आसमान में गिरने लगते हैं। तेज हवा इतनी भयानक थी कि प्लेन के अंदर खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। लेकिन तभी नेथन का पैर एक कार्गो से बंधी रस्सी में उलझ जाता है। वो भी कंटेनर के साथ प्लेन से बाहर खिंच जाता है। अब वो हजारों फीट की ऊंचाई पर हवा में झूल रहा था। नीचे सिर्फ बादल थे और उनके नीचे मौत। वो पूरी ताकत से रस्सी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोशिश नाकाम रहती है। इसी दौरान क्लोई जिस कार में छिपी थी, वही कार भी प्लेन से बाहर गिर जाती है। अब नेथन और क्लोई दोनों हवा में गिर रहे थे। कभी दोनों कार की छत पकड़ते, कभी एक दूसरे का हाथ, और कभी हवा उन्हें अलग कर देती। पूरा नज़ारा इतना खतरनाक था कि ऐसा लग रहा था अब बचना नामुमकिन है। क्लोई घबराकर चिल्लाती है, कुछ करो नेथन, वरना हम दोनों खत्म हो जाएंगे। नेथन चारों तरफ नजर दौड़ाता है। तभी उसकी नज़र एक कार्गो पैराशूट पर पड़ती है जो अभी तक खुला नहीं था। जान जोखिम में डालकर वो हवा में छलांग लगाता है और किसी तरह उसकी रस्सी पकड़ लेता है। अगले ही पल विशाल पैराशूट खुल जाता है। तेज झटका लगता है, लेकिन उसी झटके के साथ दोनों की गिरने की रफ्तार धीमी हो जाती है। कुछ देर बाद दोनों सुरक्षित समुद्र में उतर जाते हैं। काफी देर तक दोनों बस पानी में तैरते रहते हैं। आखिरकार वे किनारे तक पहुंचते हैं। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन एक बात साफ थी, आज किस्मत ने उन्हें दूसरी जिंदगी दी थी। रात होने तक दोनों फिलीपींस के एक छोटे होटल में पहुंच जाते हैं। अब उनके पास नक्शा तो था, लेकिन उस पर बनी पहेलियां किसी की समझ में नहीं आ रही थीं। क्लोई कुछ देर कोशिश करती है, फिर थक कर सो जाती है, लेकिन नेथन पूरी रात जागता रहता है। वो अपने भाई सैम के भेजे पुराने पोस्टकार्ड निकालता है। एक एक तस्वीर, एक एक लाइन और एक एक निशान को जोड़ने लगता है। अचानक उसे एहसास होता है कि सैम ने सालों पहले ही इन पोस्टकार्ड्स के जरिए सही रास्ता छिपाकर भेज दिया था। अब पूरी पहेली उसके सामने साफ थी। उसे असली लोकेशन मिल चुकी थी, लेकिन उसे प्लोई पर अभी भी पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए वो जानबूझकर एक कागज पर गलत लोकेशन लिख देता है। सुबह
जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। क्लोई चुपचाप वो कागज उठाती है और बिना उसे जगाए अकेली निकल जाती है। जब नेथन उठता है तो उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि हल्की सी मुस्कान होती है। वो धीरे से कहता है, अगर तुम मुझे धोखा देने आई थी तो इस बार खुद ही धोखा खा गई। इसके बाद वो अपनी जेब से असली नोट्स निकालता है और अकेला उस रहस्यमयी द्वीप की तरफ निकल पड़ता है जहां सदियों से दुनिया का सबसे बड़ा खजाना उसका इंतजार कर रहा था। नेथन बिना एक पल गवाए उस असली लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। कई घंटों की यात्रा के बाद वो समुद्र के बीच मौजूद एक सुनसान द्वीप पर पहुंचता है। बाहर से ये जगह बिल्कुल साधारण लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर मौजूद एक गुफा में छलांग लगाता है, उसके सामने ऐसा नज़ारा आता है जिसे देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। उसके सामने सदियों पुराने 2 विशाल समुद्री जहाज खड़े थे। यही वे जहाज थे जिनकी तलाश में न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके थे। इतने वर्षों तक ये जहाज समुद्र की गहराइयों में दुनिया की नज़रों से छिपे रहे। नेथन धीरे धीरे पहले जहाज के अंदर जाता है। वहाँ थे सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, सोने की मूर्तियाँ और अनगिनत खजाने। इतना सोना कि कोई इंसान पूरी जिंदगी में उसकी कीमत का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। नेथन की आंखों में अपने भाई सैम का सपना घूमने लगता है। वो मुस्कुराकर धीरे से कहता है, हमने ये कर लिया सैम, आखिर हम यहाँ तक पहुँच ही गए। लेकिन तभी उसे पीछे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत मुड़कर देखता है और सामने सुली खड़ा होता है। नेथन हैरान होकर पूछता है, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? सुली मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तुम भूल गए? हमने अपने फ़ोन GPS से कनेक्ट किए थे। मुझे शुरू से पता था कि तुम कहाँ जा रहे हो। दोनों अभी इस खजाने को देख ही रहे होते हैं कि तभी ऊपर से हेलीकॉप्टरों की आवाज़ गूंजने लगती है। ब्रैडॉक अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँच चुकी थी। उसने भी आखिरकार सही जगह ढूंढ ली थी। ब्रैडॉक अपने आदमियों को आदेश देती है, दोनों जहाज़ों को हेलीकॉप्टर से बांधो, पूरा का पूरा जहाज़ उठाकर ले चलते हैं। कुछ ही मिनटों में मोटी मोटी स्टील की रस्सियाँ जहाज़ों से बांधती जाती हैं। फिर 2 विशाल हेलीकॉप्टर पूरी ताकत से उड़ान भरते हैं और देखते ही देखते सदियों पुराने दोनों समुद्री जहाज हवा में उठने लगते हैं। ये नज़ारा किसी सपने से कम नहीं था। हवा में उड़ते 2 विशाल लकड़ी के जहाज और उनके अंदर अरबों का खजाना। लेकिन नेथन और सुली इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। दोनों जहाज पर चढ़ जाते हैं और ब्रैडॉक के आदमियों से भिड़ जाते हैं। चारों तरफ जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कोई तलवार चला रहा था, कोई बंदूक, तो कोई हाथों से लड़ रहा था। नेथन एक एक करके कई गुंडों को जहाज से नीचे समुद्र में गिरा देता है। उधर सुली हेलीकॉप्टर का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। ब्रैडॉक ये देखकर आग बबूला हो जाती है। वो खुद दूसरे जहाज पर छलांग लगा देती है। अब आमने सामने थे नेथन और ब्रैडॉक। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। ब्रैडॉक बेहद खतरनाक फाइटर थी। वो बार बार नेथन पर भारी पड़ रही थी। इसी बीच नेथन की नज़र जहाज पर रखी एक पुरानी तोप पर पड़ती है। वो किसी तरह उसमें बारूद भरता है और सही समय देखकर सामने उड़ रहे दूसरे हेलीकॉप्टर पर फायर कर देता है। धड़ाम! जोरदार धमाके के साथ हेलीकॉप्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। उससे बंधा हुआ जहाज सीधा पहाड़ से टकरा जाता है और टूटने लगता है। लेकिन ब्रैडॉक अभी भी जिंदा थी। वो रस्सियों के सहारे नेथन वाले जहाज पर पहुंच जाती है। वो गुस्से में चिल्लाती है, अगर ये खजाना मेरा नहीं हो सकता तो किसी और का भी नहीं होगा। इतना कहकर वो जहाज का विशाल लंगर समुद्र में फेंक देती है। अचानक जहाज और हेलीकॉप्टर दोनों जोर से झटका खाते हैं। रस्सियां टूटने की कगार पर पहुंच जाती हैं। उधर सुली ने अपने बैग में काफी सोना भर लिया था, लेकिन जब वो देखता है कि नेथन की जान खतरे में है तो बिना एक पल सोचे वो सोने से भरा पूरा बैग ब्रैडॉक की तरफ फेंक देता है। भारी बैग सीधे ब्रैडॉक से टकराता है। उसका संतुलन बिगड़ जाता है। उसी समय हेलीकॉप्टर से बंधी विशाल रस्सी टूट जाती है और पूरा जहाज ब्रैडॉक के ऊपर गिर पड़ता है। इस बार उसके बचने का कोई मौका नहीं था। ब्रैडॉक हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में दफन हो जाती है। खतरा खत्म हो चुका था। नेथन सुली से कहता है, अभी भी कुछ सोना बचाया जा सकता है। लेकिन सुली नीचे समुद्र की तरफ देखकर मुस्कुराता है। वो कहता है, अब ये खजाना सरकार का है। हमने जितना देखा वही काफी है। दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद सुली देखता है कि नेथन मुस्कुरा रहा है। वो पूछता है, क्या बात है? नेथन धीरे से अपना बैग खोलता है। उसके अंदर अब भी सोने की कुछ ईंटें सुरक्षित रखी हुई थीं। दोनों एक दूसरे को देखकर जोर से हंस पड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे आखिरकार उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी एडवेंचर पूरी हो चुकी हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिल्म के आखिर में एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है। एक जेल के अंदर सैम अब भी जिंदा था। वो अपने छोटे भाई नेथन के नाम एक नया पोस्ट कार्ड लिख रहा था। उसमें सिर्फ एक चेतावनी थी, नेथन अपने आसपास किसी पर भी
आंख बंद करके भरोसा मत करना। यानी साफ था कि सैम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी और आने वाले समय में नेथन की जिंदगी में एक नया रोमांच शुरू होने वाला था। यहीं पर अनचार्टेड की कहानी खत्म होती है, लेकिन इसके साथ अगली एडवेंचर की शुरुआत भी हो जाती है।